Hello friends, welcome back in my new video. Myself SK Tigrawal, and now in this video we will talk about next topic, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने पहले जो लास्ट वीडियो है, जैसे इससे पहले वाला वीडियो, उसमें अपन ने देखा भी था फीमेल रिप्रोडक्टिव से पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव की जितनी भी जो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनके बारे में डिस्कस किए थे। अभी अपन इनकी जो कुछ पार्ट हैं या कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आज की वीडियो का अपना जो कंटेंट है वो रहेगा, जैसे एक तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मेमोरी ग्लैंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी चैनल्स पे न्यू हैं वो सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि सभी जो आपको नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम अवेलेबल हो सके। तो चलो भी फ्रेंड्स, अभी अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी में अपन देखते भी हैं, जैसे बेसिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करे थे कि ओवेरी जो है वो पेयर के रूप में प्रेजेंट होती है, या फिर अपन कहें जो फीमेल का एब्डोमिनल रीजन या पेल्विक रीजन है, उसके अंदर ओवेरी जो है दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। दोनों साइड में अपन देखें तो जैसे जो दोनों साइड में जो किडनी है, उन किडनी के लोअर साइड के अंदर देखें तो यहाँ पर अब प्रेजेंट होता है जो पेयर ऑफ ओवेरी। दोनों साइड में ओवेरी की दोनों जो ओवेरी हैं वो आपस में कनेक्टेड रहती है, किसके द्वारा? जो भी फ्लेक्सिबल जो फिलामेंट्स है या लिगामेंट्स हैं उनके द्वारा वो कनेक्टेड रहती है फेलोपियन ट्यूब से। फेलोपियन ट्यूब से वो कनेक्टेड रहती है यूट्रस से। इसका मतलब जो ओवम है वो कहाँ से? ओवेरी के अंदर फॉर्मेशन होता है और ओवेरी से निकलकर वो कहाँ पे आता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर आता है, जहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है। अपन डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी, और ओवेरी की स्ट्रक्चर से प्रत्येक मंथ जो पीरियोडिक साइकिल होता है या फिर अपन कहें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें अल्टरनेट रूप से देखा जाए तो एक मंथ के अंदर एक ओवरी के द्वारा जो ओवम है वो प्रोड्यूस किया जाता है, अल्टरनेट अगले मंथ दूसरे ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। इस प्रकार से 1 बाय 1 जो ओवरी है उनके द्वारा ओवम का या एग का फॉर्मेशन किया जाता है। तो जैसे अपन जनरली देखते भी है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। जैसे इस प्रकार से ओवरी का कुछ इस प्रकार से अपन आकृति बनाते हैं, और इसके अंदर जो ओवरी है तो इसके अंदर क्या रहती है? ब्लड वेसल्स या सप्लाई जो है उनका फॉर्मेशन यहाँ पर रहता है। इसके अलावा इसका जो इनर मटेरियल है उसमें रहता है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा जो सेल्स है वही सेल्स है जो उस साइड के चारों तरफ क्या बनाती है? एक ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर, एक ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करता है। तो अपन इसको डिवाइड करें। सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर को सबसे ऊपर की तरफ से देखें कि ओवरी जो है वो 2 लेयर के द्वारा कवर्ड रहती है, कवर्ड बाई 2 लेयर। अपन पहले देखें आउटर लेयर, और आउटर लेयर जो है वो क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। जर्मिनल एपिथेलियम, ये इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको अपन कहते हैं, जैसे ये वाली स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसके अंदर की तरफ इनर लेयर या इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको अपन ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका
एल्बुजिनिया कहते हैं। तो यहाँ इसकी जो लोअर वाली जो पार्ट है, यहाँ पर अपन ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं तो ये जो पार्ट है वो क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। और इसके अंदर की तरफ जो भरा हुआ है ये जो है स्ट्रक्चर, ये क्या है, स्ट्रोमा है। इसका मतलब ये जो लेयर है ये इनक्लोज्ड, किसको क्लोज करके रखती है, स्ट्रोमा को। इसका मतलब ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो किसको कवर रखती है, स्ट्रोमा को कवर रखती है। इसका जो इनर मैट्रिक्स या इनर जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। अब अपन कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रोमा पार्ट है, इस स्ट्रोमा पार्ट को भी आप दो पार्ट से डिवाइड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट वाला आउटर पार्ट अपन देखें तो आउटर पार्ट जो है, जैसे ये जो पार्ट है यहाँ वाला, ये पार्ट इसको कहलाएगा कॉर्टेक्स। इसी प्रकार से इनर वाला जो पार्ट है ये पार्ट कहलाएगा इसका मेडुला। ये इसका मेडुला पार्ट। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ओवरी जो है वो दो लेयर से कवर्ड रहती है और अंदर की तरफ जो मैट्रिक्स या मटेरियल जो भरा हुआ है उसे अपन कहते हैं, या सेल्स जो भरी हुई है वो है स्ट्रोमल सेल्स या स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो पार्ट है उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पेरिफेरियल जो आउटर जो है उसको तो अपन कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेडुला पार्ट बोलते हैं। यहाँ पर अपन देखें कि जो इनर मोस्ट जो लेयर है, जैसे अपन ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोल रहे हैं, तो ये किसकी बनी होती है, वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, मेड बाय वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। स्ट्रोमा को दो पार्ट में मैंने आपको डिफ्रेंशिएट कर ही दिया, आउटर कॉर्टेक्स है और इनर जो है वो मेडुला है। आगे अपन देखें कि जो स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा के अंदर इनके अलावा कौन सी सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं, तो अपन देख सकते हैं जैसे स्ट्रोमा के अंदर स्ट्रोमा कंसिस्ट, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होती है जैसे फॉलिकुलर सेल्स, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू, इसके अलावा ब्लड वेसल्स, ये सभी जो चीज़ें हैं वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनके अलावा कुछ जो लिम्फोसाइट्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रोमा जो पार्ट है वो इन सभी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो कौन सा है, जैसे फॉलिकुलर सेल्स है। जो फॉलिकुलर सेल्स है वो क्या करते हैं, इनके जो ग्राफिन फॉलिकल्स की जो लेयरिंग है, या ग्राफिन फॉलिकल्स का जो फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है, फॉलिकुलर जो सेल्स है या कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, उनके चारों तरफ कवरिंग बनाते हैं। आगे अपन देखते हैं जैसे जो ओवेरी की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सबसे पहले जर्म जो सेल्स हैं, जैसे जर्म सेल्स जो कैसी है, फिलहाल डिप्लॉइड है, जिन्हें oogonia कहा जाता है। oogonia जो है वो कब डेवलप होते हैं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही। एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर oogonia का फॉर्मेशन किया जाता है। जो oogonia है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर
इंक्रीज नंबर, अपने संख्या के अंदर क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करता है या संख्या के अंदर वृद्धि करता है। और संख्या के अंदर इंक्रीज किस डिवीजन से करता है, इंक्रीज बाय माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन के कारण से अपनी संख्या को बढ़ाता है। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है उसके बाद कुछ जो उगोनिया है, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज, साइज में जैसे ही इंक्रीज होता है, इसका मतलब सीधा सा है कि वो जो भी आवश्यक रिक्वायरमेंट्स हैं उन सभी रिक्वायरमेंट्स को वो क्या कर लेता है, एक्यूमुलेट कर लेता है, जिसके कारण से अपनी साइज़ के अंदर क्या करता है, वो वृद्धि या ग्रोथ कर लेता है। जो साइज़ के अंदर ग्रोथ करता है उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte कहते हैं। प्राइमरी oocyte हमेशा कैसे होता है, 2n होता है या डिप्लॉयड होता है। कई बार जनरल चीज़ों में पूछा भी जाता है कि जो प्राइमरी oocyte है वो कैसी स्ट्रक्चर है, हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है। तो ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, नाम इसके जरूर oocyte लगा हुआ है लेकिन ये कैसी है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर डिवीजन होगा मियोसिस फर्स्ट, जिसके कारण से ये अनइक्वल प्रकार का डिवीजन होता है। अनइक्वल प्रकार से डिवीजन होने के कारण से एक लार्ज सेल बनती है जबकि दूसरा एक स्मॉल सेल का फॉर्मेशन किया जाता है। ये जो सेल है ये सेल बनती है अपनी सेकेंडरी oocyte, और ये जो स्मॉल सेल है इसे बोलते हैं पोलर बॉडी। पोलर बॉडी स्मॉल होती है जबकि सेकेंडरी जो oocyte है या oocyte है दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर या हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। अपन सेकेंडरी जो oocyte है इसमें डिवीजन होता है मियोसिस सेकेंड। ये जो डिवीजन है इस डिवीजन में इस सेल्स को क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर इसको अरेस्ट रखा जाता है। इस प्रकार से ये डिवीजन तभी पॉसिबल है जैसे ही जो एग है या जो ओवम है उसका क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के दौरान जो एग रिलीज होता है वो किस कंडीशन में होता है, सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में रिलीज किया जाता है। लेकिन जैसे ही उसका फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है। तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ मियोसिस सेकेंड तभी कंप्लीट होगा जब सेकेंडरी oocyte से स्पर्म क्या करेगा, बाइंड होगा। स्पर्म क्या करेगा, किसके अंदर एंटर करेगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर। जब स्पर्म एंटर करता है तो इसका मियोसिस सेकेंड स्टेप क्या होती है, कंप्लीट होती है, जिसके कारण से इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। एक तो एग बनता है या ओवम बनता है, इसके अलावा इस प्रकार से 3 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है। थ्री पोलर बॉडीज़ का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये जो कंडीशन है वो कंडीशन कैसी है, कई बार ऐसे जनरली बेसिक पूछा भी जाए कि जो एग ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे जो एग है वो किस कंडीशन में होता है, तो अपन कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte की फॉर्म के अंदर एग को रिलीज किया जाता है। इसका मतलब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं हुआ होता है। मियोसिस सेकेंड तभी कंप्लीट होता है जब स्पर्म उसके अंदर क्या करता है, एंटर करता है। इसका मतलब अगर स्पर्म एंटर नहीं करता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो उस टाइम पर जो ब्लीडिंग पीरियड होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उस टाइम पर सेकेंडरी oocyte की फॉर्म के अंदर ही एग क्या हो जाता है, बाहर की तरफ एग्जिट कर दिया जाता है या उसको रिलीज
कर दिया जाता है। तो ये जो कंडीशन थी वो थी अपनी, पहले तो बात कर रहे हैं अपन प्राइमरी oocyte की। प्राइमरी oocyte जो है वो कब बनता है, जैसे एम्ब्रियोनिक कंडीशन है उसी में बन जाता है। और सेकेंडरी oocyte है यहाँ पर, ये इस टाइम पे इनमें जो इसी स्टेज के ऊपर इसको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब मियोसिस फर्स्ट के अंदर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये जो स्टेप है वो कब होती है, जैसे ही प्यूबर्टी एज होती है उस टाइम पर इसमें मियोसिस डिवीजन क्या होता है, स्टार्ट होता है, जिसके कारण से सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन किया जाता है। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी oocyte की, कि प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो सेल्स है ग्राफिन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो वो ग्राफिन फॉलिकल्स का जो फॉर्मेशन वो कहाँ पे किया जाता है, ओवरी के अंदर किया जाता है। तो अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, किस प्रकार से एक प्राइमरी oocyte को कवरिंग करते हुए सभी सेल्स और एक क्या बनाती है, ग्राफिन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करती है। जैसे अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि जो ग्राफिन फॉलिकल्स है उसका फॉर्मेशन जो है या ओवम और ग्राफियन फॉलिकल, इनका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे किया जाता है, ओवरी का जो कॉर्टेक्स पार्ट है या स्ट्रोमा का कॉर्टेक्स, उसके अंदर ग्राफिन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। ग्राफिन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये जो स्ट्रोमल सेल्स है इसके द्वारा किया जाता है। जैसे सबसे पहले स्ट्रोमल सेल्स जो है अपनी शेप के अंदर क्या करते हैं, कवर करते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कवर द oocyte को कवर करते हैं। इनकी जो शेप है स्ट्रोमल सेल्स की वो कैसी होती है, अपनी आकृति के अंदर फ्लैटेंड सेल्स होती है, या फिर अपन कह सकते हैं इनको जैसे अपन देखते हैं कि कुछ स्ट्रोमल सेल्स जो हैं वो क्या करती है, oocyte को कवर करती है, और जो कवर करती है उनकी शेप कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है, मतलब इलोंगेटेड सेल्स होती है, और वो सराउंड करती है oocyte को। और इस प्रकार की जो स्ट्रोमल सेल्स है इन सेल्स को अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करती है। या ओवेरियन फॉलिकल्स बनाने वाली जो स्ट्रोमल सेल्स होती है इन सेल्स को अपन क्या कह सकते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फॉलिक्यूलर सेल्स। इसका मतलब सबसे पहले अपन ने क्या देखा है, oocyte जो है इस प्रकार से oocyte है, इस oocyte को कवर किया गया है किस सेल्स के द्वारा, फ्लैटेंड सेल्स के द्वारा या इलोंगेटेड सेल्स के द्वारा कवर किया गया है। और ये जो सेल्स है वो क्या है, फॉलिक्यूलर सेल्स है, और इनकी शेप कैसी है, फ्लैटेंड सेल्स है। ये स्ट्रोमल सेल्स होती हैं जो इनको क्या करती है, कवर करती है। इसके अलावा अपन देखें कि कुछ टाइम बाद जो फॉलिक्यूलर सेल्स है, फॉलिक्यूलर सेल्स अपनी शेप में चेंज करते हैं, या इनके अंदर डिवीजन होने के कारण से ये एक इलोंगेटेड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जिसे कॉलम्नर सेल्स भी कहते हैं। इस प्रकार की कॉलम्नर सेल्स का फॉर्मेशन
करता है। जैसे अपन कहें कि इस प्रकार की जो सेल्स है, फ्लैटेंड जो सेल्स थी, इनमें डिवीजन होने के कारण से इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जैसे इस प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है, जिन्हें कॉलमनर सेल्स कहते हैं। इस स्टेज पर अपन देखते हैं, जैसे जो ओवम और ये जो सेल्स है, कॉलमनर सेल्स है, इनके बीच के अंदर अपन देखें एक लेयर का फॉर्मेशन किया जाता है। प्राइमरी oocyte या oocyte के बीच एक लेयर का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसे अपन जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। तो जोना जो पेल्यूसिडा है उसका फॉर्मेशन जो oocyte है और जो कॉलमनर सेल्स है उसके बीच में फॉर्मेशन किया जाता है। आगे अपन देखते हैं, जैसे अपन धीरे धीरे ये जो सेल्स है, कॉलमनर सेल्स है या फिर अपन कहे इसे फोलिकुलर जो सेल्स है, इनमें लगातार क्या होता है, डिवीजन होता है। प्रोलिफरेट, कंटिन्यू एंड फॉर्म मल्टीलेयर्ड सेल्स। मल्टीलेयर सेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है इसके चारों तरफ, जिसे अपन मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं, जिसके कारण से बनने वाले जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो है वो किस सेल्स की बनी होती है, तो ये ग्रेनुला सेल्स की बनी होती है। मल्टीलेयर्ड जो सेल्स है उस स्ट्रक्चर को अपन या उन मेम्ब्रेन की लेयर को अपन क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का फॉर्मेशन किया जाता है, जो इस जो मल्टीलेयर्ड जो सेल्स है इनमें डिवीजन होने के कारण से। आगे अपन देखते हैं, जैसे जैसे इन जो फॉलिकल्स की साइज बढ़ती है या एक्सपांड फॉलिकल, जैसे जैसे फॉलिकल की साइज बढ़ती है वैसे वैसे इनकी जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो लेयर है वो क्या होती है, पतली होती जाती है। और पतली होने के कारण से, तो जैसे किसी सेल की शेप ये है और यदि इसके चारों तरफ टिश्यू प्रेजेंट है और इसकी शेप जो है वो इतनी बड़ी हो, तो ऊपर वाली जो लेयर है वो कैसी होती है, थिन होने लगती है। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे फॉलिकल्स की शेप जो है वो एक्सटेंड होती है वैसे वैसे जो आउटर लेयर है वो कैसी होने लगती है, थिन होने लगती है। और थिन होने के कारण से ये जो लेयर है या फिर थिन होने के कारण से अपन कहें मोर कंडेंस होने लगती है, मोर कंडेंस्ड एंड थिन लेयर बनती है। और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, थिका इंटरना। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, थिका इंटरना का फॉर्मेशन किया जाता है। और जो थिका इंटरना जो है वो फॉर्मेशन करता है या सिक्रेट किया जाता है उसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन के, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो सिक्रेट किया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन
सिक्रेट किया जाता है। तो कई बार अगर जनरली पूछा जाए कि ग्राफियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के दौरान जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका सिक्रेट किया जाता है, कौन सी सेल्स के द्वारा उसको सिक्रेट किया जाता है, तो अपन कह सकते हैं जो थिका इंटरना जो है उसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट किया जाता है। एस्ट्रोजन जो, या फिर अपन कहें थिका इंटरना जो है, इसका फॉर्मेशन किससे किया जाता है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो है वो कंडेंस होकर थिन लेयर के रूप में एक लेयर बनाती है जिसे अपन कहते हैं थिका इंटरना, और वो सिक्रेट करती है एस्ट्रोजन हार्मोन। इसी के साथ साथ थिका इंटरना जो है इसके आउटर साइड जो लेयर है वो भी क्या होने लगते हैं, जो टिश्यू है वो भी क्या होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। जैसे फाइबर या फाइबरस टिश्यू जो है, आउटर फाइबरस टिश्यू ऑल्सो कंडेंस्ड, और ये जो लेयर बनाता है आउटर लेयर, तो थिका इंटरना की जो आउटर लेयर है उसे अपन कहते हैं थिका एक्सटर्ना, उसे अपन थिका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं। इसे थिका एक्सटर्ना कहते हैं। तो दो प्रकार की जो लेयरिंग है उसका फॉर्मेशन किया जाता है, थिका इंटरना और थिका एक्सटर्ना। धीरे धीरे अगर अपन देखा जाए तो जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो सेल्स है, धीरे धीरे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो सेल्स है उन सेल्स के अंदर अपीयर और डेवलप एक केविटी का फॉर्मेशन किया जाता है। धीरे धीरे इनकी जो सेल्स है वो साइड में होने लगती है और उनके बीच में एक केविटी का फॉर्मेशन किया जाता है, केविटी फॉर्म। और इस केविटी को अपन क्या बोलते हैं, एंट्रम के नाम से जानते हैं। तो ये केविटी जो है उसको एंट्रम कहते हैं, जो एक लिक्विड के द्वारा भरी हुई रहती है। एंट्रम केविटी, और ये जो एंट्रम केविटी है वो एक लिक्विड के द्वारा भरी हुई रहती है। फिल्ड बाई लिक्विड, और उस लिक्विड को क्या कहते हैं, लिक्वेर फोलिकुलाई। लिक्वेर फोलिकुलाई कहलाता है, जो किस में भरा होता है, एंट्रम केविटी के अंदर भरा हुआ रहता है। इसके अलावा जैसे जैसे एंट्रम केविटी की साइज़ बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो ग्राफियन फॉलिकल्स है या फॉलिकल्स की साइज इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की जो लेयर है वो कैसी होती जाती है, थिन होती जाती है। और जैसे जैसे फॉलिकल्स की साइज़ बढ़ती है वैसे वैसे इनकी कवरिंग जो सेल्स है
वो कैसी हो जाती है, थिन होती जाती है। और इस प्रकार की जो थिन सेल्स है या जो थिन लेयर ऑफ सेल्स है उनको अपन क्या कहते हैं, कॉमुलस ऊ स्फेरिकम कहते हैं। ये जो सेल्स है कॉमुलस ऊ स्फेरिकम, ये किसको कवर करके रखती है, ये सभी जो सेल्स है वो कवर करके रखती है oocyte को। इसका मतलब जब कोलुमस oosphericum का फॉर्मेशन हो जाता है और उसी टाइम पर उसके अंदर एक कैविटी डेवलप हो जाती है, एंट्रम कैविटी, तो उस जो स्ट्रक्चर है या उस फॉलिकल जो है उसे अपन क्या कह सकते हैं, फुली डेवलप्ड ग्राफियन फॉलिकल्स कह सकते हैं। तो इस टाइम पे जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को अपन कह सकते हैं फुली डेवलप्ड ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल्स में जो आउटर जो सेल्स है सभी, वो सभी सेल्स क्या कहलाएगी, कोलुमस oosphericum कहलाती है, जिसके अंदर oocyte प्रेजेंट होता है। oocyte की जो कवरिंग लेयर है उसे जोना पेलुसिडा कहते हैं और इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे एंट्रम कैविटी कहते हैं। इसके अलावा जो कोलुमस oosphericum है उसके बाहर की तरफ भी अगर देखा जाए तो कुछ जो सेल्स है, इलोंगेटेड सेल्स है, उन सेल्स को अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं कोरोना रेडिएटा। इसका मतलब जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है तो ग्राफियन फॉलिकल्स के इस टाइम पे जो oocyte है उसमें डिवीजन हो चुका होता है मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होने के कारण से इसके अंदर सेकेंडरी oocyte क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और 14th डे जैसे ही पीरियोडिक साइकिल है या मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसके जो 14 डेज है उस टाइम पर उसका क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो क्या होती है, रप्चर होती है। रप्चर होती है। रप्चर होने के कारण से जो सेकेंडरी oocyte है उसको क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, या ओवम या सेकेंडरी oocyte क्या कर दिया जाता है, रिलीज। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन जो है वो कब होता है, 14th डे के ऊपर होता है। अगर अपन एक आइडियल जो पीरियोडिक साइकिल है उसको अपन कितने दिन का माने, 28 डेज का माने, तो उस टाइम पे ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होती है, रप्चर होती है। ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जो ओवम है या जो एग है किस फॉर्म में होता है, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में उसको रिलीज कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को अपन ओव्यूलेशन कहते हैं। जैसे अपन इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रोमल सेल्स है या स्ट्रोमा सेल्स है, स्ट्रोमा सेल्स जो है वो फ्लैटेंट सेल्स में आकृति कन्वर्ट करती है और किसको सराउंड करती है, उस जो साइट है उस साइट को क्या करती है, सराउंडिंग से कवरिंग करती है। उस कवरिंग स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है उनकी जो फ्लैटेंट सेल्स है, फ्लैटेंट सेल्स डिवाइड होकर फॉलिकुलर जो सेल्स है वो कैसे बना लेती है, कोलुमनर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। मतलब लॉन्ग सेल्स का फॉर्मेशन करती है कोलुमनर सेल्स। और ये जो कोलुमनर सेल्स है जैसे ही इस प्रकार की आकृति आती है तो इस टाइम पर कोलुमनर सेल्स और जो oocyte है उनके बीच में एक थिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया जाता है या थिक लेयर का फॉर्मेशन किया जाता है जिसे अपन जोना पेलुसिडा कहते हैं। तो जोना पेलुसिडा है वो
किस में होता है? अर्ली प्राइमरी फॉलिकल्स। तो जैसे ही जोना पेलिसिडा का फॉर्मेशन किया जाता है तो वो जो स्ट्रक्चर है उसे अपन क्या कहते हैं? अर्ली प्राइमरी फॉलिकल्स। इसके बाद में जो फॉलिकुलर सेल्स है वो सेल्स कंटिन्यू प्रोलिफरेट करके या कंटिन्यू डिवाइड करके मल्टी लेयर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है। और मल्टी लेयर जो फॉलिकल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? जो फॉलिकुलर सेल्स है वो क्या बना लेती है? एक मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बना लेती है। और इस ग्रेनुलोसा जो सेल्स है इसके अपन क्या कह सकते हैं? जो लेयर बनी है इसे तो कह रहे हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और ये जो सेल्स होती हैं ये सेल्स कन्वर्ट होती है ग्रेनुलोसा सेल्स में। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे अपन कह सकते हैं लेट प्राइमरी फॉलिकल्स। लेट प्राइमरी फॉलिकल्स, जिसमें जो oocyte है, प्राइमरी oocyte है, oocyte को कंप्लीट सेल्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है? कवरिंग कर लिया जाता है। जोना पेलिसिडा को कंप्लीट सेल्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है? लेयरिंग के द्वारा कवर कर लिया जाता है। तो इसके बाद में जैसे ये फॉलिकुलर सेल्स है, इन फॉलिकुलर सेल्स के बीचों बीच में या साइड के अंदर एक कैविटी का धीरे धीरे फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे कैविटी का फॉर्मेशन होता है वैसे वैसे जो ग्राफियन फॉलिकल्स है या फॉलिकुलर सेल्स है उनके क्या होती है? साइज में इंक्रीजमेंट होती है। तो जैसे जैसे साइज एक्सपांड होती है वैसे वैसे इनकी जो ये लेयर है ये क्या होती है? थिन लेयर में कन्वर्ट होती रहती है। तो यहाँ पर एक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है, किसमें? फॉलिकुलर सेल्स में कहें, या फिर अपन कह सकते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स के अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। और इस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं? एंट्रम कैविटी बोलते हैं। इस एंट्रम कैविटी के जस्ट साइड के अंदर अपन देखें तो यहाँ पर अपना प्राइमरी जो oocyte है वो तब तक कन्वर्ट हो चुका होता है सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के दौरान। तो यहाँ पर ये जो था वो क्या है? ओवम है, या फिर अपन अब इसे कहें सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जो सेल्स रहती है ये सेल्स क्या कहलाती है? कॉमुलस oosphericus कहलाती है। और ये बनी हुई किससे है? इसी फॉलिकुलर सेल से बनी हुई होती है, या फिर अपन कहें मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल से बनी हुई स्ट्रक्चर या सेल्स का फॉर्मेशन होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है? टर्सरी फॉलिकल्स कहलाती है। और ये एक मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स भी अपन कह सकते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होती है? लास्ट में फाइनल स्टेज पे ऊपर होती है। और इसी टाइम पर इसमें क्या होता है कि ये जो सेल्स है या फिर अपन जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या हो जाता है? यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाता है इस टाइप से, और यहाँ से ये सेकेंडरी oocyte क्या होती है? रिलीज कर दिया जाता है इस प्रकार से। और ये जो जोना पेलिसिडा है उसकी कवरिंग जो लेयर है वो कोरोना रेडिएटा कहलाता है। और यहाँ पर ये जो सेल्स है जो बची हुई रह जाती है किसका पार्ट है? ये ग्राफियन फॉलिकल्स का जो पार्ट है। ये ग्राफियन फॉलिकल्स का पार्ट अभी तक जो ग्राफियन फॉलिकल्स जो था वो कैसा था? एवेस्कुलर स्ट्रक्चर थी। एवेस्कुलर स्ट्रक्चर का मतलब है कि अभी तक इसके अंदर किसी भी प्रकार का ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। तो ब्लड जब नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, तो ये कैसी स्ट्रक्चर थी? ग्राफियन फॉलिकल्स एवेस्कुलर स्ट्रक्चर थी। लेकिन जैसे ही एग का रिलीज हुआ है या ओव्यूलेशन हुआ है, एवोल्यूशन होते ही जो इसकी स्ट्रक्चर है, रिमेनिंग स्ट्रक्चर या इम्पिटी जो स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल्स की, उसमें धीरे धीरे सेल्स का डिवीजन होना स्टार्ट होता है। और धीरे धीरे इन सेल्स में ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होना भी स्टार्ट होने लगता है। और यहाँ पर ब्लड वेसल्स बनने लगती है। इसका मतलब पहले ब्लड वेसल्स इसमें एब्सेंट होती है ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर। कभी आपको आइडियल पूछा जाए कि ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती है नहीं होती है, तो इसमें नहीं होती है। लेकिन जैसी ही जो स्ट्रक्चर बनती है इसे अपन क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो स्ट्रक्चर बनती है वो कैसी होती है? वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। और ये जो सेल्स है वो कंटिन्यू डिवाइड करती रहती है। कंटिन्यू डिवाइड करने के कारण से एक ग्लैंड के रूप में ये वर्क करने लगती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एक ग्लैंड जो होती है और उस ग्लैंड के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट किया जाता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो हेल्प किस में करता है कि सपोज अगर ये जो एग है वो किससे अटैच होता है? स्पर्म से अटैच होता है,
तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट से जो जाइगोट फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में पहुंचेगा और वहाँ पर क्या होगा, यूट्रस मेम्ब्रेन के अंदर एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन से अटैच होगा और एंडोमेट्रियम से अटैच होना उसे अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन होने के लिए जो हार्मोन है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज किया जाए, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो थी यहाँ तक अपन जो डिस्कस किए थे वो क्या है, एक ओवरी के अंदर बनने वाली जो ग्राफियन फॉलिकल्स की प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करें हैं अभी अपन। तो ये स्ट्रक्चर हो गई इसकी प्रोसेस के बारे में। आगे अपन देखते हैं कि जो ओवेरी है ये किस प्रकार की उनकी आकृति होती है। जैसे आगे अपन देखते हैं ओवेरी की कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में कि किस प्रकार से इसकी प्रोसेस होती है। तो ओवेरी जो है वो 2 लेयर के द्वारा घिरी हुई रहती है जो अपन ने डिस्कस किया था। इसके अलावा सबसे पहले इसमें प्रोसेस का फॉर्मेशन देखें तो सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी फॉलिकल्स जो है किसे कहते हैं, जब किसी भी स्ट्रोमल सेल्स के द्वारा उस साइड को चारों तरफ से क्या कर लिया जाता है, कवरिंग कर लिया जाता है, तो उसे अपन क्या करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। और प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो लेट प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पर ये सेकेंडरी फॉलिकल्स, और सेकेंडरी फॉलिकल्स जो है वो टर्सरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करता है। टर्सरी फॉलिकल्स जो है वो क्या है, एक फुली मेच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे एंट्रम कहते हैं। इसमें जो ब्लड वेसल्स है उसको ब्लड वेसल्स जैसे हैं तो उसे अपन कहते हैं मेजोवेरियन या मेजोवेरियम एंड ब्लड वेसल्स जो है इसको ब्लड सप्लाई का फॉर्मेशन करते हैं या न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन करते हैं। 14 डेज के ऊपर जैसे ही जो एग होता है वो क्या करता है, यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है या रिलीज कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। और यहाँ पर जैसे ही एग निकलता है तो उस एग के ऊपर एक कवरिंग लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं अपन, जोना पेलिशुडा। और जोना पेलिशुडा के चारों तरफ एक अपन कहें कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो मैट्रिक्स होता है वो प्रेजेंट होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। जैसे ही डिस्चार्ज होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स की रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो किस में कन्वर्ट होती है, एक कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट होती है। कि इनकी जो सेल्स है वो कंटिन्यू क्या करती है, डिवाइड करते रहती है। और कंटिन्यू डिवाइड होने के कारण से एक मल्टी सेलुलर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम जो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। और हार्मोन जो है वो किस में काम आता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने तथा एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए यूज में आता है। यूट्रस के अंदर जाइगोट का इम्प्लांटेशन, उसके लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को अपन क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन भी कहते हैं या प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर थी वो अपनी ओवेरी की स्ट्रक्चर थी। आगे अपन देखते हैं कि आगे इसकी जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है। अपन फीमेल ओवरी की बात करें तो टोटल ओवरी के अंदर अपन देखते हैं जैसे इन बोथ ओवरी, टोटल जो दोनों बोथ ओवरी हैं उनके अंदर 1.5 से ग्राफियन फॉलिकल्स या फॉलिकल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो स्टार्टिंग में इनमें कितनी ग्राफियन फॉलिकल्स होती है, इनमें 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास ग्राफियन फॉलिकल्स होती है या फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन उनमें से अपन ये देखें कि मैक्सिमम जो है या 50% के आसपास जो हैं सब किस में चली जाती हैं, रिग्रेशन में चली जाती है, या फिर अपन कहें जो डेवलपिंग प्रोसेस है उनके अंदर उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो इन सेल्स को फेगोसाइट सेल्स के द्वारा इन्हें क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो सेल्स है, जैसे कि जो सेल्स जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या फिर इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इस प्रकार की सेल्स को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर फॉलिक्यूलर अट्रेसिया कहते हैं। फॉलिक्यूलर अट्रेसिया कहते हैं।
तो कई बार टर्म पूछा जाए फॉलिकुलर अट्रेसिया किसे कहते हैं, कि जो ओवेरी के अंदर फॉर्मेशन होने वाली फॉलिकल्स हैं वो सभी फॉलिकल्स हैं वो कंप्लीट जो ग्राफिन फॉलिकल्स उसमें डेवलप नहीं हो पाती है और उनको वो किस में चली जाती है, जो रिग्रेशन है या डिजनरेट होते हैं या फिर वो नष्ट होने लगती है, फेगोसाइटोसिस सेल्स के द्वारा उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो वो जो प्रोसेस है या उन प्रकार की जो सेल्स है वो क्या कहलाती है, फॉलिकुलर एस्ट्रेशिया कहलाती है। इसके अलावा अपन देखें कि जो कंप्लीट लाइफ है फीमेल की, उनमें से 450 जो है ग्राफिन फॉलिकल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कंप्लीट रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल की कंप्लीट रिप्रोडक्टिव लाइफ है, उनमें से कितने ग्राफिन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, 450 ग्राफिन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा सभी सेल्स जो हैं ये ग्राफिन फॉलिकल्स वो किस में चली जाती है, फॉलिकुलर एट्रेशिया के अंदर चली जाती है। इसके अलावा भी अपन देखें कि कुछ जो फॉलिकुलर एट्रेशिया जो है जैसे डिस्ट्रॉय होती है, उनमें से कुछ सेल्स हैं वो सेल्स क्या हो जाती है, बच जाती है या एक्टिव रह जाती है, मतलब कंप्लीट डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार की जो कुछ सेल्स रिमेनिंग या बच जाती है उस प्रकार की सेल्स को अपन क्या कहते हैं, जैसे इंट्रेशियल सेल्स कहलाती है। जैसे सम सेल्स रिमेन एक्टिव, कुछ सेल्स है एक्टिव रह जाती है। जैसे अपन बात करें, जैसे थीका सेल्स है, थीका जो दोनों प्रकार के बताए थे मैंने आपको, एक तो इंटरना और एक एक्सटर्ना, उनकी कुछ सेल्स है वो क्या रह जाती है, एक्टिव रह जाती है। एक्टिव रहने के कारण से वो क्या करती है, ग्राफिन फॉलिकल्स जो होती है जो बन रही है उनके चारों तरफ कवरिंग करके रह जाती है, तो वो एक्टिव सेल्स होती हैं। और इन प्रकार की जो एक्टिव सेल्स होती है इसे अपन क्या कहते हैं, इंट्रेंशियल सेल्स कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगी, इंट्रेंशियल सेल्स कहलाती है या इंट्रेंशियल सेल्स कहलाती है। और इंट्रेंशियल सेल्स जो हैं, जैसे अपन मेल के अंदर देखें, लीडिंग सेल्स जो होती है वो लीडिंग सेल्स क्या करती है, एंड्रोजन हार्मोन का सिंथेसिस करता है। सेम इसी प्रकार से जो कुछ सेल्स जो बची है वो किसके रूप में वर्क करती है अब, तो ये वर्क करेगी इंटरस्टिशियल सेल्स के रूप में। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है वो कुछ अमाउंट के अंदर, फ्यू अमाउंट में जो एंड्रोजन हार्मोन है उसको क्या करती है, सिक्रेट करती है। एंड्रोजन हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है। तो जो एंड्रोजन हार्मोन है वो रिलीज कहाँ से किया जाता है, इंटरस्टिशियल जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है कि ग्राफिन फॉलिकल्स का जैसे उसका डिजनरेशन होता है तो उनमें से कुछ जो थीका सेल्स है वो क्या रह जाती है, एक्टिव रह जाती है, और उन्हें अपन इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स है वो एक सेक्रेटरी ग्लैंड्स के रूप में वर्क करती है और यहाँ पर कुछ अमाउंट के अंदर जो एंड्रोजन है उसका सिंथेसिस या उसका सिक्रेशन किया जाता है। आगे अपन एग्जाम्पल देखें, जैसे अपन रेबिट का एग्जाम्पल देखते हैं। रेबिट, जैसे अपन ह्यूमन की बात करें कि ह्यूमन में एग का फॉर्मेशन और एग का जो ओव्यूलेशन है वो फर्टिलाइजेशन पे डिपेंड नहीं करता है, कि किसी भी फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होगा वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। वो स्पॉन्टेनियस एक प्रोसेस है जो 14 डे होता है या 14 डे होता है, उस टाइम पर क्या होता है, एग का रिलीज होता है। लेकिन रेबिट की अगर अपन बात करें तो जब तक जो कॉपुलेशन नहीं होता है, कॉपुलेशन क्या करता है, एक इंडक्शन देता है, किसको, ओव्यूलेशन को, और ओव्यूलेशन उसके बाद में रिलीज होता है एग का, जब उसमें रेबिट के बीच में क्या हो जाता है, कॉपुलेशन हो जाता है, इंटरकोर्स हो जाता है। तो यहाँ पर अपन रेबिट का एग्जांपल देखें, ओव्यूलेशन जो रिलीज होता है वो कब होता है, आफ्टर कॉपुलेशन।
ओव्यूलेशन अकर आफ्टर 12 to 14 hours ऑफ कोपुलेशन। मतलब जैसे ही उनके अंदर कॉपुलेशन या इंटरकॉर्स होता है तो उसके 12 से 24 घंटे के बाद में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। इसका मतलब ओव्यूलेशन के लिए नेसेसरी है कि पहले उनके बीच में क्या हो, कोपुलेशन हो। इस प्रकार कोपुलेशन क्या देता है, एक इंडक्शन देता है, इंडक्शन फॉर ओव्यूलेशन। जबकि ह्यूमन के अंदर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होती है। तो रेबिट के अंदर ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन क्या कह सकते हैं, तो इसे अपन बोल सकते हैं इंड्यूस्ड या रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर। इंड्यूस्ड एंड रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर। तो इस प्रकार का जो इंडक्शन ओव्यूलेटर वो किस में देखने को मिलता है, रेबिट के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अपन जो ह्यूमन की बात करें उसमें किसी प्रकार के कॉपुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिक उसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। और उस प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन बोल सकते हैं। तो इसे ह्यूमन के अंदर नो नीड इंटरकोर्स या कोइटस। ह्यूमन के अंदर ओव्यूलेशन के लिए किसी भी प्रकार के कोइटस की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उसे अपन क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर कहते हैं। तो ह्यूमन के अंदर ऑटोमेटिक क्या होता है, एग का रिलीज होता है या एग रिलीज होता है। इसी के साथ साथ ह्यूमन के अंदर अपन देखें कि जैसे ही कोइटस होता है या फिर अपन कहें कोपुलेशन होता है, तो कोपुलेशन के दौरान क्या होता है, अपन कहें सिक्रीट होता है कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो सिक्रेट कहाँ से किया जाता है, वो किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, बाई पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से एंड से किया जाता है ये, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर एंड से रिलीज किया जाता है, पोस्टेरियर एंड से रिलीज किया जाता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, मसल्स के अंदर एक्साइटमेंट या मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जैसे ही कोइटस हुआ है या कॉपुलेशन हुआ है उस टाइम पर ये एक ग्राफियन वो जो अपनी फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर फेलोपियन ट्यूब में एक प्रेशर क्रिएट करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इंटरकोर्स के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है फेलोपियन ट्यूब जो है उसके अंदर इस प्रकार का एक कॉन्स्ट्रक्शन करता है, या कॉन्स्ट्रक्शन के कारण से उसमें क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण से स्पर्म को क्या करता है, वो सक करता है। स्पर्म जैसे ही है जो मेल के द्वारा इंसेमिनेशन के द्वारा रिलीज किए जाते हैं वेजाइना के अंदर या यूट्रस के अंदर, उसको क्या कर लेता है, फेलोपियन ट्यूब के द्वारा सक कर लिया जाता है। तो सक किसके द्वारा किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। इसीलिए अपन कहते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसका मतलब अपन कहें कि जो डिस्टेंस है कि वेजाइना से लेकर जो डिस्टेंस है पूरा यूट्रस क्रॉस करो, और यूट्रस क्रॉस करने के बाद जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पर क्या होता है, ओवम प्रेजेंट होता है। लेकिन वहाँ तक जो मोबिलिटी है
स्पर्म की वो वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाता है। इसका मतलब ग्राफ है, ये जो फॉलिकल्स हैं, मतलब अपन कहें फेलोपियन ट्यूब है, उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है जो उसको क्या करती है, स्पर्म को ऊपर की तरफ सक करती है और वहाँ पर जाकर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है उसमें भी क्या फर्टिलाइजेशन के अंदर भी रोल को प्ले करता है। तो ये था इसका फंक्शन। आगे अपन देखें कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन के बाद अपन देखें 6 से 7 दिन के आसपास फर्टिलाइजेशन की 6 से 7th डे आफ्टर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन कब होता है, फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन के बाद में इम्प्लांटेशन होता है। और इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, एंडोमेट्रियम के कहाँ पे, यूट्रस, और यूट्रस के भी देखा जाए तो फंडस पार्ट, जो पार्ट होता है उसका ऊपर की तरफ अपन देखें, जो फंडस पार्ट होता है वहाँ पर उसमें क्या होता है, इम्प्लांट होता है। तो इम्प्लांट का जो फंक्शन है या इम्प्लांट के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन है। और प्रोजेस्टेरोन रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। और इम्प्लांट जो होता है वो कहाँ पे होता है, एंडोमेट्रियम यूट्रस का। और कौन से पार्ट पे, फंडस पार्ट पे मैक्सिमम इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। तो ये इस प्रकार से जनरल जो चीज़ें थी वो थी इसके बारे में, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। आगे अपन देखें वल्वा। जैसे अपन स्ट्रक्चर देखें वल्वा। वल्वा वैसे देखा जाए तो है क्या, वल्वा फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलियल स्ट्रक्चर, फीमेल की जो एक्सटर्नल जेनिटेलियल जो स्ट्रक्चर होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। और वल्वा के अंदर अपन देखा जाए तो वल्वा के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं, जैसे अपन यहाँ पर इंक्लूड करते हैं मॉन्स प्यूबिक। मॉन्स प्यूबिक जो होती है वो क्या होती है कि जो अपन वेजाइना है, वेजाइना की जो स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। मस्कुलर स्ट्रक्चर के ऊपर की तरफ हेयर्स की कुछ ग्रोथ देखने को मिलती है, उसे अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, मॉन्स प्यूबिक बोलते हैं। मॉन्स प्यूबिक की जस्ट नीचे की तरफ अपन देखें तो लेबिया मेजोरा होता है। और लेबिया मेजोरा जो होती है उसके अंदर नॉर्मली जो स्वीट ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होती है, या फिर हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हेयर्स वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। उनके जस्ट नीचे की तरफ अपन देखें तो एक लेबिया माइनोरा होता है। और लेबिया माइनोरा जो होती है वो भी क्या होती है, एक कवरिंग, वेजाइना को कवरिंग स्किन होती है, पेड़ के रूप में प्रेजेंट होती है। और दोनों जो साइड की लेबिया माइनोरा जो है वो ऊपर की तरफ जाकर एक जॉइंट बनाती है इस प्रकार से, ये तो माइनोरा है दोनों साइड में, और यहाँ पर जाकर जो जॉइंट बनाती है इस जॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, क्लाइटोरियस कहते हैं। और क्लाइटोरियस जो है वो किसका होमोलोगस है, मेल के अंदर जो पेनिस है, पेनिस का क्या है, एक होमोलोगस ऑर्गन है। और इरेक्टाइल एक स्ट्रक्चर है, छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक एक्सटेंड स्ट्रक्चर होती है, उसे अपन बोलते हैं क्लाइटोरियस। और क्लाइटोरियस कहाँ पे होती है, जहाँ पर दोनों जो माइनोरा लेबिया जो है वो जाकर जॉइंट होते हैं, उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, क्लाइटोरियस बोलते हैं। क्लाइटोरियस के जस्ट लोअर जो पार्ट है उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। और इन वेस्टिब्यूल्स के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, यूरिथ्रा का पोर पाया जाता है। और यहाँ पर अपन देखें जो पेरेनियम है, पेरेनियम किसे कहते हैं अपन, जो वेजाइना और जो एनस है उसके बीच का जो रीजन है उस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, पेरेनियम कहते हैं। तो ये जो सभी जो पार्ट्स हैं वो किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, वल्वा के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और वल्वा क्या है कि जो फीमेल की जो एक्सटर्नल जेनिटेलियल जो स्ट्रक्चर जो दिखाई देती है उसको मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, उसे वल्वा कहते हैं। तो ये सभी जो पार्ट्स हैं वो वल्वा के अंदर देखने को मिलता है।
इसके अलावा इनमें देखा जाए तो जो वेजाइना है इसमें एक पार्शियल एक यूं कहें अपन म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उस म्यूकस मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं? हाइमन मेम्ब्रेन बोलते हैं। हाइमन मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो क्या करती है, वेजाइना का जो पोर है उसको क्या करके रखती है? कवर करके रखती है। और ये जो ऐसा माना जाता है कि जो हाइमन जो है वो क्या होती है, जो इंटरकोर्स होता है या फर्स्ट कोइटस होता है उसमें क्या होता है? रप्चर होता है और या ब्रेक होता है, जिसके कारण से हाइमन का ब्रेक होना या रप्चर होना इंडिकेशन करता है फर्स्ट कोइटस, मतलब इंटरकोर्स हो चुका है तो उसको इंडिकेशन देता है कि हाइमन जो है वो क्या है? रप्चर है। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जो हाइमन है वो किसी भी कंडीशन से टूट सकती है, या हो सकता है कई बार जो फर्स्ट इंटरकोर्स होता है उसके बाद में भी हाइमन जो है वो क्या होती है? टूटती नहीं है और वो रिमेनिंग स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होती है। लेकिन कई बार अगर अपन देखा जाए जो हाइमन मेम्ब्रेन है उसको ऐसा माना जाता है कि हाइमन प्रेजेंट है, मतलब वो वर्जिनिटी का क्या करता है? एक साइन देता है। तो ये हाइमन जो है वो नोट शो वर्जिनिटी, ये वर्जिनिटी को शो नहीं करता है, क्योंकि जो हाइमन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में जो भी एथलेटिक्स फीमेल है या फिर जो गेम के अंदर फीमेल्स होती है या फिर जो साइकिलिंग करती है या फिर हॉर्स राइडिंग करती है, उस टाइम पर भी क्या होता है कि हाइमन जो है वो मेम्ब्रेन इतनी सॉफ्ट होती है कि वो ब्रेक हो जाती है, लेकिन उसको इंडिकेशन दिया जाता है, वैसे माना जाता है कि वर्जिनिटी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह या फिर एक भ्रम है कि वर्जिनिटी मतलब हाइमन की प्रेजेंस। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाइमन जो है वो अपन कहें कि गर्ल्स जो है किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में अगर पार्टिसिपेट करती है, एथलेटिक्स रिलेटेड, साइकिलिंग से रिलेटेड, हॉर्स राइड से रिलेटेड, उन सभी के अंदर ब्रेक हो सकती है। और होने को तो ये फर्स्ट कोइटिस के बाद में भी रप्चर नहीं होती, कुछ कंडीशन में ऐसी भी हो सकती है। तो ये एक माना जाता है। इसके अलावा जो कोइटस है, ये जो क्लाइटोरियस है, उसको अपन मानते हैं कि क्लाइटोरियस जो है वो एक पेनिस का होमोलोगस ऑर्गन होता है और फीमेल का एक एक्साइटमेंट पॉइंट होता है, कि जैसे अपन कहें कोइटस से पहले जो क्लाइटोरियस है वो एक एक्साइटमेंट का इंडिकेशन या साइन शो करता है। तो ये जो छोटी मोटी बातें जो थी वो थी वल्वा से रिलेटेड। आगे अपन इनसे देखें कुछ जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है फीमेल के वल्वा के अंदर, उसके बारे में देखते हैं। जैसे वल्वा के अंदर कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलती है, जैसे अपन देखें पहली ग्लैंड बर्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसके अंदर पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पैरा यूरिथ्रल जो ग्लैंड है वो एक मेल की जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उससे रिलेटेड होती है या फिर उसकी होमोलोगस होती है। सेम उसी प्रकार से जो बर्थोलिन ग्लैंड है वो जो मेल की अपन कहें कि जो काउपर ग्लैंड है उसके होमोलोगस होती है। होमोलोगस। और ये कैसी है? जो प्रोस्टेट ग्लैंड है मेल की, उसकी होमोलोगस होती है, होमोलॉजी होती है। इसके अलावा इसके द्वारा ये एक पेयर के रूप में प्रेजेंट होती है, पेयर के रूप में प्रेजेंट होती है। और इसकी जो डक्ट है वो वेजाइना के लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। इनकी जो डक्ट है वो कहाँ रिलीज होती है? वेजाइना के दोनों जो लेटरल साइड है उसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। और ये जो डक्ट है वो एल्केलाइन
फ्लूइड रिलीज करती है या सिक्रेट करती है, एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करती है, जो वेजाइना को एल्कलाइन जो एसिड है उसको क्या करती है, न्यूट्रलाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और होमोलोगस किसके हैं, काउपर जो ग्लैंड है उसके होमोलोगस होती है। इसके अलावा सेकंड जो ग्लैंड है पैरायूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस होती है। इसके अलावा ये सिंगल ग्लैंड के रूप में प्रेजेंट होती है, सिंगल ग्लैंड के रूप में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये म्यूकस सिक्रेट करती है, सिक्रेट म्यूकस सिक्रेट करती है। ये भी ग्लैंड जो है वो भी क्या करती है, लेटरल साइड में, वेजाइना के लेटरल साइड में रिलीज करती है अपना जो, तो ये जो लिक्विड है ये एक्साइटमेंट के दौरान रिलीज किया जाता है, जिसके कारण से वेजाइना जो है वो क्या होती है, लुब्रिकेशंट या लुब्रिकेंट के रूप में वर्क करती है। तो ये दोनों जो ग्लैंड है वो वल्वा के अंदर देखने को मिलती है, फीमेल जो वल्वा है उसके अंदर देखने को मिलती है। अपना जो नेक्स्ट पार्ट है इसी से रिलेटेड अभी अगला टॉपिक आएगा वो आज अपना आ जाएगा मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। जैसे अगला अपन देखें ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड्स, तो जो फीमेल है, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट या जो मेमरी ग्लैंड्स है वो पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स दो ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं, दो मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ब्रेस्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोरेक्स पार्ट कहें या फिर अपन कहें पेक्टोरलिस मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर पेक्टोरल मसल्स आ जाएगी। इसके अलावा इनके अंदर पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। और ये जो मेमरी ग्लैंड है वो सभी मैमल्स का एक फीचर होता है। मेमरी ग्लैंड्स के अंदर सबसे बाहर की तरफ अगर अपन देखें या सबसे पीछे की साइड से अपन स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर रिब्स देखने को मिलती है। और प्रत्येक रिब्स जो हैं उन रिब्स के अंदर वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 6 रिब्स जो होती है वो इसको कवर करती है। तो 6 रिब्स जो हैं उन रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती है ये मसल्स देखने को मिलती है। और ये जो मसल्स होती है, जिस मसल्स के ऊपर जो ब्रेस्ट है या मेमरी ग्लैंड्स विकसित होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेक्टोरलिस मसल्स बोलते हैं या यहाँ पर थोरेक्स के ऊपर पेक्टोरलिस मसल्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो मेमरी ग्लैंड्स है इनके चारों तरफ अगर अपन देखें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, जो फेट के जो टिश्यू हैं, फेट के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण से इनकी साइज़ क्या होती है, इंक्रीज होती है या ये सॉफ्ट होते हैं, जो बच्चे के न्यूरिशमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर की तरफ अगर अपन देखें तो सबसे पहले मेमरी जो लोब्यूल्स विकसित होते हैं। ये कहाँ से विकसित होते हैं, जो इसके जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उनसे इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, विकसित होते हैं। सबसे पहले मेमरी जो लोब्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये जो लोब्यूल्स हैं वो किससे बने होते हैं या किससे फिल रहते हैं, ये फैटी टिश्यू से फिल रहते हैं। और ये एक गुच्छे के रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रेप्स का जो गुच्छा है या क्लस्टर है उसके रूप में ये प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है या मिल्क का फॉर्मेशन किया जाता है। इसमें जो कुछ स्मॉल डक्ट जो निकलती है इनसे, तो वो जो आपस में मिलकर वो बनाती है लैक्टिफेरस डक्ट। इनसे सभी जो डक्ट है वो मिलकर आपस में लास्ट के अंदर ये बनती है लैक्टिफेरस डक्ट। तो यहाँ पर अपन देखें, जैसे सबसे पहले या सबसे मेन जो डक्ट है वो कौन सी है, लैक्टिफेरस डक्ट होती है। जो लैक्टिफेरस डक्ट है वो कहाँ निकलती है, निपल के अंदर
देखने को मिलती है। लेक्टिफेरस जो डक्ट है वो काफ़ी माइनर डक्ट से मिलकर बनी हुई एक डक्ट होती है, जिसमें जो सभी जो डक्ट होती हैं वो कौन सी मिली हुई होती है, मेमरी एम्पुला। मेमरी एम्पुला जो पार्ट है वो एक फूली हुई डक्ट का पोर्शन होता है, जो सभी आपस में मिलकर क्या बनाती है, लेक्टिफेरस डक्ट बनाती है। एम्पुला जो डक्ट होती है वो किससे बनती है, जो मेमरी डक्ट होती है, जितनी भी मेमरी डक्ट्स होती हैं वो सभी मिलकर क्या बनाती है, एम्पुला बनाती है। और मेमरी डक्ट है वो कहाँ से बनती है, जो मेमरी एल्वियोलाई होता है, मतलब छोटी छोटी जो गुब्बारे लायक जो स्ट्रक्चर होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। और ये एल्वियोलाई जो है वो किससे बने होती हैं, जो मेमरी लोब्स होते हैं। इसका मतलब जो एल्वियोलाई जो है उनका फंक्शन क्या है, सिक्रेशन ऑफ मिल्क या फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो एल्वियोलाई के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है और उनका स्टोरेज किया जाता है। सभी जो मेमरी एल्वियोलाई जो हैं उनकी जो डक्ट होती है वो आपस में मिलकर मेमरी डक्ट बनाती है, और मेमरी डक्ट है वो आपस में मिलकर क्या बनाती है, एम्पुला बनाते हैं। सभी एम्पुला जो हैं वो आपस में मिलकर एक लेक्टिफेरस डक्ट के द्वारा निप्पल के अंदर रिलीज होते हैं। निप्पल जो है वो एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होती है, पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होती है, जो एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो बेबी के न्यूरिशमेंट के लिए या मिल्क के लिए रिक्वायर होती है। इस निपल की सहायता से जो बेबी होता है वो मिल्क सक करता है या मिल्क को क्या करता है, न्यूरिशमेंट के रूप में यूज में लेता है। इसके जो पिगमेंट के जस्ट बाहर का जो कवरिंग एरिया है, या पिगमेंट के बाहर का जो कवरिंग एरिया है उसे अपन क्या बोलते हैं, ये एरियोला कहते हैं। और इनके जितने भी जो ग्लैंड्स हैं सबके चारों तरफ फैटी टिश्यू का डिपोजिशन देखने को मिलता है, जिसके कारण से जो बेबी न्यूरिशमेंट करता है उस टाइम पे उनको पुश करते हुए जो मिल्क है वो निपल के थ्रू बाहर की तरफ निकलता रहता है। अब अपन देखें कि निपल जो है इसके अंदर स्मॉल पोर होते हैं, स्मॉल पोर होते हैं, अप्रोक्स 15 से 20 पोर। इन पोर की जो साइज होती है वो होती है 0.5 mm, और ये मिल्क सिक्रेशन का काम करते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें कि इनके अंदर जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है, तो मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, मिल्क। तो मिल्क का प्रोडक्शन जो स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं लैक्टेशन। और ये जो मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है वो होता है प्रेगनेंसी से, प्रेगनेंसी से स्टार्ट किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम पे जो मिल्क निकलता है, जो अपन कह सकते हैं कि नॉर्मल मिल्क से येलो कलर का होता है, थोड़ा कंडेंस होता है, या फिर अपन कहें जो विस्कोसिटी है उसकी अधिक होती है, या गाढ़ा मिल्क होता है उसे अपन बोलते हैं कोलेस्ट्रम, उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो जो कोलेस्ट्रम जो मिल्क है वो बेबी के लिए, या फर्स्ट जो मिल्क है वो बेबी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये जो मिल्क होता है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक एक्यूमुलेट किया गया मिल्क है, जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर प्रोटीन, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है। और ये एंटीबॉडीज़ जो होती है वो बेबी को डिफेंस या प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार के जो पैथोजन कंडीशन है उन सभी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इनके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। और मिल्क के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में एंटीबॉडी कौन सी होती है, सिक्रेटरी एंटीबॉडी होती है। और सिक्रेटरी एंटीबॉडी किसे कहा जाता है, एंटीबॉडी ए को सिक्रेटरी एंटीबॉडी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो मिल्क का कंप्लीट जो प्रोडक्शन है वो ब्रेस्ट के अंदर या मेमरी ग्लैंड के अंदर किया जाता है। तो ये जो अपना जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसको लगभग अपन ने कंप्लीट किया है। फिर भी कुछ पोर्शन अगर रहा होगा तो अपन कभी अगले जो वीडियो है उसके अंदर अपन डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी कमेंट्स
आपको जो किसी भी प्रकार के डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। किसी प्रकार की कमी हो तो भी आप बताइए, और किसी प्रकार के अगर आपको कुछ न्यू चीज़ देखने को मिलती है, कुछ अच्छा लगता है, तो भी आप कमेंट कीजिए, जिसके कारण से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।